दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ईडी किसके इशारे पर, किसके लिए और किसके खिलाफ कार्रवाई करती है, इस पर फिर एक बार ईडी घिर गई है। छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच की आंच अब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन तक पहुंची है। ईडी की टीम राजीव भवन पहुंचती है और यह सवाल पूछा कि किस पैसे से राजभवन का निर्माण हुआ। इतना पैसा कांग्रेस के पास राजभवन बनाने के लिए कहां से आया। अब सवाल तो फिर उठेगा ना कि आरएसएस कार्यालय केशव कुंज पर सवाल उठाया जाएगा कि दिल्ली में 150 करोड़ रुपए में आरएसएस ने इतना आलीशान पैलेस कैसे बना दिया। क्या मोदी की ईडी अब संघ के दरबार तक पहुंच पाएगी? क्या ईडी में हिम्मत है? इस पर विस्तारित चर्चा करेंगे। तो कंट्रोल रूम सबसे पहले अशोक वानखेड़े सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आपका। अब अगर राजीव कुंज अगर कहा जाए एक तरीके से, जैसे दिल्ली में केशव कुंज बना, अगर ईडी वहां पहुंच सकती है तो क्या आरएसएस दरबार में भी ईडी पहुंचने की क्षमता रखती है? सर पहले एक बार तस्वीर देख लेते हैं। ये देखिए तस्वीर केशव कुंज की, जो आरएसएस ने 150 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया। पैसा कहां से आया, इस पर आगे चर्चा करेंगे। देख लेते हैं एक बार। एकदम आलीशान पैलेस, क्या इस 150 करोड़ का हिसाब होगा? अब जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए जिसे हम राजीव कह रहे हैं, जहां ईडी पहुंची है। छत्तीसगढ़ में राजीव भवन नाम है। इस दफ्तर पर ईडी पहुंचती है, छापेमारी होती है और सवाल पूछा जाता है कि इसे बनाने का पैसा कहां से आया। जी सर, क्या फिर एक बार ईडी देखिए उसी राह पर? आदित्य जी, ये बात तो अब तय है कि ईडी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। ईडी ये बीजेपी का एक इन्वेस्टिगेशन आर्म बन चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये अब पूरा बीजेपी के हाथ में काम करता है। कई चीजें ऐसी ऐसी दिखाई देती है। क्या वाकई 125 करोड़ रुपए में संघ का कार्यालय बन सकता है, जो 3 बड़े बड़े टावर बने? वर्तमान में कॉस्ट क्या आती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है? आप एक फ्लैट के रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्री आप बढ़ाते हो, रजिस्ट्री दिल्ली में करती है। दिल्ली तो सरकार में, दिल्ली सरकार तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है, पहले भी केंद्र की सरकार थी। तो आप रजिस्ट्री की स्टैंप ड्यूटी उस कीमत पे लगाते हो ना। तो आज एक फ्लैट की कीमत क्या दिल्ली की उसी क्षेत्र में जहां ये बना है, झंडे वाला में। क्या एक झंडे वाला में क्या 1 करोड़ में कोई फ्लैट मिल जाएगा पूरा फ्लोर वाला? यहाँ 4 टावर खड़े हुए हैं, 4 या 3। ऐसे कई लोग होंगे, यदि 125 करोड़ रुपए लोग 150 करोड़ रुपए में बेचने को, खरीदने को तैयार होंगे ये जगह। ऐसे कई दिल्ली के लोग होंगे, यदि ये बेचने की, यदि कल इनकम टैक्स ने तय कर लिया कि भाई इसकी कीमत 125 से ज्यादा है, आप 100 100 या आप इसको 150 करोड़ 125 करोड़ कह रहे हो, तो चलो हम 150 करोड़ में इसको खरीद लेते हैं। 25 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, संघ के लिए बहुत अच्छा है ये तो। ये छोड़िए, बीजेपी का जो लेविश ऑफिस बना है उसका हिसाब क्या है? फिर नोटबंदी के पहले इस देश के कई जिलों में बीजेपी ने जमीनें खरीदी। का उसका ब्यौरा कभी ईडी के पास है क्या? ये जो छत्तीसगढ़ का राजीव भवन आप बता रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हेडक्वार्टर, कांग्रेस के किसी भी ऑफिस को राजीव भवन के नाम से जाना जाता है। ये सुकमा करके जिला है जो नक्सलग्रस्त एरिया है, वहां कांग्रेस ने अपना ऑफिस बनाया और ये कांग्रेस ने ऑफिस बनाते ही ईडी पहुंच गए वहां पे। ईडी के 4 अधिकारी गए और वहां जो कांग्रेस के प्रभारी महासचिव है संगठन, मिल्कित सिंह गट्टू, उनसे उन्होंने सवाल जवाब किया और एक समन्स थमाया और समन्स थमा के कहा कि 27 तारीख के पहले आप हमको बता दीजिए कि ये कैसा, और यदि हमको ये जवाब ठीक नहीं लगा तो हम इस भवन को कुर्क करेंगे, सीज करेंगे। साथ में ही वो और भी कोई लोगों की, मतलब एक हरीश कवासी है, उनका भी मकान कुर्क हो जाने की बात हो रही है।
कुल मिला के ये सिर्फ क्योंकि अब बिहार में चुनाव आ गए हैं और छत्तीसगढ़ में सरकार थी, अब इनकी सरकार आ गई है। तो अब ये मैक्सिमम बताने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस कितनी भ्रष्ट है और भ्रष्ट के चलते कैसा हुआ। लेकिन सारा देश हँसता है जब 125 करोड़ रुपए की बिल्डिंग संघ का नया हेडक्वार्टर बताया, संघ का केशव कुंज में जो नया रूप है उसको 125 करोड़ का बोला जाता है। कुछ कुछ जगह पे 150 जब करोड़। जो जब हाँ, हम्म। जो कांग्रेस हाँ, 150 मैं तो बोलता हूँ 200 करोड़ का होगा, उससे भी ज्यादा कीमत 200 करोड़ रुपए दे के लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे आज। उसके बाद आप देखिए बीजेपी का अपना हेडक्वार्टर जो बना है, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, वो उधर जगह दिखा देंगे। लेकिन कई जमीनें ऐसी है जहां किसी नेता के नाम पे बीजेपी की जमीन है, उसके ऊपर बीजेपी का ऑफिस बना है। कई जगह बीजेपी के ऑफिस में दुकानें किराए पे दी है, कई जिलों में। तो ऐसी लेकिन जो खबरें आती है, ये क्या उन्होंने लैंड यूज चेंज किया है क्या? कई जगह है ईडी को आंखों के सामने दिखता है, लेकिन मैंने क्या बोला, ईडी ये बीजेपी के 3 बंदरों के जैसा बिहेव कर रही है। ना बीजेपी के खिलाफ कुछ देखूंगा, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलूंगा, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनूंगा। ये ईडी का कैरेक्टर बन गया है। इसलिए लगातार महादेव ऐप के नाम पे फिर अभी ये हो गए, एक्साइज घोटाले के नाम पे ऑलरेडी वहां पे जो एक कावासा लखम बहुत पुराने आदिवासी नेता हैं, वो एक्साइज मिनिस्टर थे, आबकारी मिनिस्टर। तो दारू वहां पे भी शराब घोटाला बोल के उनको अरेस्ट किया गया, उनके घर पे ईडी की रेड मारी गई 28 दिसंबर को, और 15 जनवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल में है। उनके जो बाकी साथी थे जो नजदीकी थे उनके, एक सुनील ओझा थे, एक राजू साहू थे, इनकी भी घर पे दबिश दी थी। उनके बेटा हरीश लखमा, उनका भी दबिश दी गई थी। सर कुल ये मिला के सिलसिला ये सब हाँ। ये अब जनता को भी समझ में आने लगा है कि ईडी कैसी एक्ट करते हैं। कई जगह पे मैं यदि ईडी को ही चाहिए तो हम ईडी को ऐसे 10 ऑफिसर्स दिखा देते हैं कि उसके बारे में वो जांच करें, पूछे पैसा कहाँ से आया। हम्म। यहाँ तक कि जब ईडी ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा एक्सटॉर्शन मतलब एक्सटॉर्शन मनी ले रहा जाता था, वसूली की जा रही थी, फिरौती जैसा काम हुआ, ईडी क्यों चुप हुए? अडानी को लेकर तो गुजरात गवर्नमेंट ने, जो डबल इंजन की सरकार है, 30 साल से राम राज्य चल रहा है, उस सरकार ने अडानी को पत्र लिखा कि 3,000 करोड़ रुपए वापस कर दो हमारे, आपने ओवर बिलिंग किया है कोयले में। वो ओवर बिलिंग कहाँ हुआ? यूएई में हुआ, सिंगापुर में हुआ, हांगकांग में हुआ। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो क्या? ईडी का तो प्राइम काम मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसमें देख लेना चाहिए। वहां ईडी चुप क्यों है? और सर छत्तीसगढ़ के अब एक नक्सली एरिया हाँ, में, एक जिले में, छोटे जिले में यदि कांग्रेस का ऑफिस बनता है तो उसको पूछती है ईडी, ये पैसा कहां से लाया? और सामने इतना बड़ा दफ्तर उन्हें नहीं दिख रहा जो दिल्ली में है। दिल्ली में है, नहीं दिख रहा है। सर ईडी के कामकाज पर तो हम लगातार सवाल उठाते हैं और सवालों के दायरे में ईडी रहती है। अब एक रिपोर्ट हम चलाते हैं जो फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह हैं। उन्होंने, देखिए, माय सीनियर ट्राइड टू सेव बिग फिश, रिटायर्ड ईडी ऑफिशियल राइट्स टू एफएम, यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को उन्होंने बकायदा 65 पन्नों का लेटर लिखा। निरंजन सिंह ने, जो कि फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर हैं ईडी के, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि बड़ी मछलियों को ना पकड़ने के लिए उन पर कई मर्तबा दबाव बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन रोकने की बहुत तरीके से प्रयास किया गया। क्या इसी तरीके से ईडी के अंदर काम होता है? ये खुलासा हम नहीं कर रहे, रिपोर्ट में 65 पन्नों का लेटर लिख करके ये खुलासा पूर्व डिप्टी डायरेक्टर कर रहे हैं ईडी के। यकीनन। और ये दबाव किसका था? दबाव अधिकारियों का नहीं होगा, दबाव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का होगा, दबाव गृह मंत्रालय का होगा, दबाव फाइनेंस मिनिस्ट्री का होगा, हम्म। दबाव और किसी मंत्री का होगा, जेपी न हो सकता है, जेपी नड्डा के ऑफिस का होगा, हो सकता है संघ वालों का दबाव होगा। दबाव तो कोई भी कर सकता है, और यही लोग हैं जो ऑपरेटिव है, जो मतलब जिनकी चलती है। संघ की चलती होगी, फिर अमित शाह जी की चलती है, वहां निर्मला सीतारामन तो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी चलती है।
वहां प्राइम मिनिस्टर की चलती है, जेपी नड्डा अध्यक्ष है पार्टी की, उनकी चलती हो। लेकिन सर अब मैं छत्तीसगढ़ बोल तो केस नहीं में सकता वजह कि क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ केस में कुछ नहीं वजह, अभी कांग्रेस को बदनाम करना है बिहार में। कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ये ईडी जो है वो एक्टिव हो गई। अब कल लालू यादव को समन आ गया, पूरे परिवार मैंने को क्या समन आ कहा, गया। बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, खासकर आरजेडी है, कांग्रेस है, वामपंथी है, तो वहां उधर लालू जी को सीबीआई का समन दे दिया, और यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि इनकी सरकार है और इमीडिएट सरकार जा चुकी है कांग्रेस की वहां पे, तो अब ये पूरे वहां पोस्टमार्टम करने में लगेंगे। तो इन्हें लगा कि चलो ये अच्छा जिले के जगह अच्छा हेडक्वार्टर बना है, तो चलो ये कितने में बना होगा, 5 करोड़ में बना होगा। 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू दिखती नहीं उसकी, क्योंकि जो जिस नक्सली ग्रस्त जिला स्तर पे हेडक्वार्टर है वो, जिला स्तर का कार्यालय है वो, हम्म। कोई मुंबई पुणे दिल्ली में नहीं है, या जमीन की कीमत ही 100 करोड़ हो, तो वो दिखाई नहीं देता। तो कुछ मिला के वहीं पे चलो। अब इसको शराब घोटाले के साथ जोड़ने का प्रयास करो, ये शराब घोटाले का पैसा वहां चला गया था। इस देश में ये भी सर्वे किया जाए कि नोटबंदी के ठीक पहले, नोटबंदी के 1 महीना पहले बीजेपी के कितने जिलों में जमीनें खरीदी गई बीजेपी के कार्यालयों के लिए। एकाएक ऐसा क्या बीजेपी में एकदम एक्शन प्लान हो गया कि 1 महीने में कई जिलों में जमीनें खरीदनी है? क्या वो नोटबंदी के पहले कुछ नोट खपाने थे? ऐसे कई सवाल तब भी उठे थे और आज भी उठ रहे हैं, लेकिन इसके जवाब देगा कौन? क्या अंबानी की शादी मीडिया में नहीं छपी थी? क्या उस शादी पे खर्चा कहां से आया, कितना बताया गया, कितना छुपाया गया, कितना कैश में गया, कितना ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, नंबर 1 में हुआ, नंबर 2 में हुआ? कभी ईडी ने सोचा है देखने का कि वहां पूछ हिलाना है जाके पामीरियन जैसी आका है अपने? अब जनता को भी ना ईडी समझने लगी। ईडी का जाना मतलब सरकार को तकलीफ हो रही है, इसलिए को ईडी को। मुझे लगा ही रहा था कि जब बिहार के चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं तो ये तमाम कांग्रेस को 10 जगह घेरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक वहां गठबंधन का दल है। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नया नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है अदिति जी, कि वहां अजीत जोगी की सरकार थी, भ्रष्ट थी। उसके बाद सरकार आई रमन सिंह की, 15 साल रहे, भ्रष्टतम रहे। उसके बाद बघेल साहब की सरकार आई, जो भ्रष्टाचार 15 साल में हुआ उन्होंने 5 साल में स्क्वेयर अप कर दिया। और अब साहू जी की सरकार आई तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ सरकारें बदल रही है और भ्रष्टाचार के रेट बदल रहे हैं। आज वही शराब का वही वहां पे कांड चल रहा है, आज वही जमीनों का कांड चल रहा है। सैकड़ों करोड़ की जमीन चंद रुपयों में ट्रांसफर हो रही है, ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होने के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी रिटायर्ड सेक्रेटरी ढांड साहब, उनका भी एक केस आया है, कागज आए हैं मेरे पास। छत्तीसगढ़ के लोगों का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार सर से हटता नहीं है। जो आता है 2 रुपए बढ़ा के काम लेता है। कोयले में आज वही चल रहा है, शराब में आज वही चल रहा है, कोई नीति में बदलाव नहीं है। सिर्फ पैसे लेने वाले काउंटर पे लोग बदल गए हैं, फर्क इतना है। सर आपको लगता भी है कि ईडी जो है वो कार्रवाई करती भी है, या बस सिर्फ डराने का काम करती है, चुनाव नहीं नहीं, निपट जाए तो केस बंद? ईडी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाती है। मेरा ईडी का एक ही सवाल है, आपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री को 13 महीने जेल में रखा, अब उस केस की स्थिति क्या है? हम्म। अब वो केस कहां है? उन्हें जमानत मिलके आज 6 महीने हो गए, वो बाहर है, चुनाव में एक्टिव थे। आगे उस केस का क्या हुआ? वो 100 करोड़ की वसूली का केस का क्या हुआ? कोल घोटाले में इसी छत्तीसगढ़ में जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो कोर्ट ने कहा यार कोई भी तुमको एक कागज पे लिख के देता है तुम उसको अरेस्ट कर लेते हो, या कोई जबानी बोल देता है तो। छोड़िए, चुनाव के टाइम पे ही 500 करोड़ रुपए का ट्रांसफर बताया गया था महादेव ऐप और इसको लेके, और एक आदमी को पकड़ा गया था, और बघेल के नाम से 500 करोड़ रुपए। बघेल क्यों बाहर घूम रहे हैं? कहां है वो 500 करोड़ रुपए का केस?
प्रियंका गांधी एक्टिव होती है, वाड्रा का केस खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है, पता नहीं उस केस में क्या हो जाता है। राजस्थान में चुनाव आ जाते हैं, अशोक गहलोत के भाई पे रेड हो जाती है, अब पता नहीं वो केस कहां है। ये सिर्फ समय चुनाव समय के पर टाइम पे डिस्क्रेडिट करने का, विश्वसनीयता पे झटका लगाने का। क्या 500, क्या लाल डायरी की बात कर रहे थे राजस्थान प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री तो देश के सेवक है भाई, देश के हित में सोचते हैं। वो लाल डायरी अब प्रधानमंत्री ईडी के पास क्यों नहीं दे रहे हैं? वो जो लाल डायरी लेके घूम रहे थे, क्योंकि वो लाल डायरी में कुछ था ही नहीं। आप झूठ और झूठ परोस रहे थे, क्योंकि आपको अशोक गहलोत को बदनाम करना था। हम्म। ये लेकिन सर, बिहार चुनाव को लेकर के सरकार के मन में या भाजपा आलाकमान के मन में किस बात का डर है? वो वैसे भी तो एक के डर, बाद एक राज्य चुनाव जीतते चले जा रहे हैं ना, तो सवाल नहीं, वो बिहार भी जीत चांस नहीं जाएंगे। था। देखिए अदिति, यही बीजेपी की खासियत है। बीजेपी चीजों को ग्रांटेड नहीं लेती। उन्होंने एक ही बार ग्रांटेड लिया और जीवन में सबसे बड़ी गलती कर ली, वो था 2019 का चुनाव। उन्हें लगा 300 सीटें तो अपनी आ ही रही है, रिपीट कर रहे हैं हम सब, और 60-70 सीटें और बढ़ जाएगी तो 370 पे हम खेल कर लेंगे। लेकिन सीटें ही 180 आई। जो 60-70 सीटों पे खेल हुआ, उससे 240 का टोटल हुआ। 2024 अब का यस, 2024 का चुनाव, उसके बाद उन्होंने गांठ बांध ली। महाराष्ट्र में देखिए, हम्म। 188 में से 100 सीटों पे खेल, चांस ही नहीं छोड़ना। 146 में सरकार बनती है, 100 सीटें तो पहले कब्जा कर लो, सब मिलके 50 तो ले ही आएंगे सरकार बनाने। लेकिन सर, इस तरीके से कैसे आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र जीवित रहेगा? कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो चुनाव सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है वो पारदर्शी कौन रहेगा? कौन सा चुनाव, कौन सा पारदर्शी, कौन सा क्या है जहां चुनाव आयोग ही पारदर्शी नहीं हो, चुनाव आयोग में होने वाली आयुक्तों की नियुक्तियां ही पारदर्शक नहीं हो, सरकार अपने हिसाब से नियुक्ति करती है जो उनको अच्छा हो लगता है, वहां पारदर्शिता कहाँ आ गई? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा के आपने पहले ही बोल दिया था, हम तो अपना आदमी लाना चाहते हैं कि जो हमारा यस मैन हो। हम्म। राजू कुमार ने साबित कर दिया, अब नया साहब आ गए, वो राजू कुमार से भी ज्यादा लॉयल बताने का प्रयास करेंगे। ये तो निरंतर होगा। और 2029 के बाद तो संविधान भी नहीं रहेगा। लिख लीजिए, आज मैं आज आपको बता रहा हूं, 2029 के चुनाव में बीजेपी 500 पार होगी, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेंगे। 370 वाला 500 प्लस होगी, पहली बार ऐतिहासिक। राजीव गांधी के टाइम 400 प्लस मिली थी, मोदी जी के नेतृत्व में 500 पार। नहीं, तब तो मोदी जी का जाने का वक्त आ जाएगा 29 तक सर। नहीं, पता नहीं मोदी जी जाते हैं, मोदी जी को भी रबर स्टैम्प बना के रखते हैं। सर, एक रिपोर्ट पर रबर, बात कर लेते हैं। हाँ, एक रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। रिपोर्ट पुरानी है, एक बार चला दीजिए। कि हमने देखा था ईडी के मामले में ही कि 5,000 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जो है, 5,200, यहाँ तो 5,000 है, 5,200 केसेस रजिस्टर है, जो सदन के पटल पर लोकसभा में खुद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगर इस आर्टिकल की बात की जाए तो 5,200 पीएमएलए के केसेस हैं जो ईडी के अंडर है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 केसेस में ईडी किसी को दोषी साबित कर पाई पिछले 10 सालों में, और समय दर समय ईडी की शक्तियां बढ़ाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट में आए दिन लताड़ लगता है, सुप्रीम कोर्ट झटके पे झटका देता है ईडी को, लेकिन उसके बाद भी उनके कान में जू नहीं रहती। क्या सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से बस टिप्पणियां करनी है, बस हेडलाइन बनाना ये है, उसी के काम में है, या वाकई ईडी पर 10 सोचने की जरूरत है? 10 साल में 40 प्रोसिक्यूशन, एक साल में 4 का एवरेज है स्ट्राइक रेट देखिए। स्ट्राइक रेट। और उस 4 में भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं है, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है, हम्म। कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये छोटे मोटे है, हवाला प्लेयर, कोई छोटा मोटा एक्सपोर्टर, 4-5 करोड़ का केस है जिसका, ऐसे लोग दोषी हुए और जिनको सजा हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का हमको बार बार कहते हैं, सिर्फ वार्निंग दे के काम नहीं होगा।
जो आदतन मुजरिम है उसे सजा ही देनी होती है। किसी ना किसी दिन किसी बड़े अधिकारी को जेल ही डालना होगा ईडी के, क्योंकि आपने एक गृह मंत्री को, दो मुख्यमंत्री को जेल में डाला। हेमंत सोरेन के मामले में क्या कहा कोर्ट ने? जिस 8 एकड़ जमीन के लिए आप बात कर रहे हैं, 8 एकड़ जमीन और एक झारखंड का आदिवासी, इस देश का एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वो जेल में रहा। पूरा लोकसभा चुनाव उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। और कोर्ट ने कहा कि ना, उस 8 एकड़ से इसका कुछ लेना देना प्रूव नहीं हो रहा है, कैसे आप उसको उठा के लाए? उसके बाद उस केस का क्या हुआ किसी को पता नहीं। हेमंत सोरेन फिर विधानसभा लड़े, जीते और अब मुख्यमंत्री बने। ईडी अपने घर में चुप है, कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। बस चुनाव के लिए आपने उसको जेल में रखा। और वहां पर महाराष्ट्र में सैकड़ों एकड़ लैंड अडानी को गिफ्ट दी जा रही है रिसेटलमेंट के नाम से, उसमें ईडी की नजर नहीं है। सवाल है कि ईडी देखता कहां है? उनको तो सत्ता के चश्मे से देखना है, देखना भी नहीं है। उसमें वो तो आंखें बंद करके बैठा है, जिधर छू बोला उधर जाना है। जाओ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के केसेस बनाओ। तो साहब ये अच्छा दिखने में अच्छा दिख रहा है, ये हेडक्वार्टर, जिला ऑफिस, जिला कार्यालय अच्छा दिख रहा है कांग्रेस का सुकमा में। चलो इशू करो नोटिस, रगड़ो इनको, सब दूर पब्लिसिटी करो। सुकमा में भ्रष्टाचार का पैसा, कांग्रेस का ऑफिस में भ्रष्टाचार का पैसा, अभी तो चिल्लाते रहो। क्यों? उसका पैसा किसका? 280 करोड़ रुपए जो पकड़े गए थे क्या यूपी चुनाव में, वो किसके थे? सरकार उस पर बयान दे किसके थे? क्यों कहा गया वो समाजवादी पार्टी का पैसा है? क्यों अखिलेश के नाम से बिल फाड़ा गया? और बिल फाड़ने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग थे। जब सर्वोच्च लोग बैठे हुए लोग झूठ ही बोलने के लिए बैठे हैं और झूठ बोलने की वजह से बैठे हैं, तो उनके लिए तो सुबह से शाम तक झूठ जो है सबसे प्रिय है। गया वो सत्यमेव जयते, अब झूठ में वो जयते, असत्य में वो जयते। क्योंकि हर चुनाव में यदि जय हासिल करनी है तो असत्य असत्य असत्य। सर, ये भी देखने वाली बात हो जाती है कि जब ईडी के कोई फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर या कोई वरिष्ठ अधिकारी आकर के इस तरह से 65 पन्नों का लेटर लिखता है फाइनेंस मिनिस्टर को, और इस मुद्दे पर मीडिया बात तक नहीं करता, इस पर कोई कवरेज नहीं दी जाती मीडिया है। ने, एक दो फिर आप वही आर्टिकल। बात करें अदिति जी, मीडिया 2014 के बाद किस बात पे बात कर रहा है मुझे बताइए? पुलवामा में लोग शहीद होते हैं उस पर बात नहीं होती, पुलवामा में मरने वालों को शहादत का दर्जा नहीं मिलता, उस पर कोई बात नहीं करता। इतने लोग मर गए कुंभ में, उस पर बात नहीं करता। रेलवे में मरने वाले लोगों की बात कोई नहीं करता। हम तो कुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा, और कब अनिल अंबानी गए, कब मुकेश अंबानी गए, कब कौन गया, इस पे ही चर्चा होती है। मीडिया से क्या अपेक्षा रखती हैं आप? और एक देखिए, जिस अधिकारी ने 60 पन्ने का लेटर दिखा, 1-2 महीने रुकिए, उस अधिकारी के खिलाफ एक केस होगा और उसे भ्रष्टाचारी प्रूव करने का प्रयास होगा। जी सर, तो कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो मोदी की ईडी संघ के दफ्तर पर छापेमारी करने की क्षमता नहीं रखती है। 5 करोड़ का हिसाब जो है वो कांग्रेस के कार्यालय कैसे बना, किसने पैसा दी, कहां से पैसा आया, इस पर ईडी सवाल तो कर रही है। लेकिन 150 करोड़ में या उससे भी अधिक रुपए में झंडेवालन में जो बड़ा आलिशान पैलेस आरएसएस ने बनाया, उस पर ईडी कार्रवाई तो दूर की बात, एक सवाल तक पूछने की हालत में नहीं। कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम जांच एजेंसियां काम करती है, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल करने की क्षमता ये लोग नहीं रखते।
फिलहाल इस पूरे एपिसोड पर आपकी राय क्या है, इस कार्यक्रम पर आपकी खास टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।